हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एसआरएस क्लासेज जो कि एसडीएम राहुल सिन्हा का है, उनका दरगाह के लिए 2025 का जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा 3 नंबर सेट। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में त्रिवेणी नहर में सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ है? तो बिहार में त्रिवेणी नहर में जो सिंचाई है यह उत्तरी बिहार में अधिक प्रचलित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से निकाली गई है और गंडक नदी पर ही वाल्मीकि नगर के निकट पूर्वी छोर पर सारण नहर एवं पश्चिमी छोर पर जो है तिरहुत नहर निकाली गई है। साथ ही याद रखेंगे कि चंपारण क्षेत्र में ललबकिया नदी से ढाका नहर तथा तिउर नदी से तिउर नहर निकाली गई है। और बिहार का सबसे पुराना नहर जो हो जाएगा यह सोन नहर हो जाएगा। जो सोन नहर है, सोन नदी पर 1874 ईस्वी में बनाया गया था और सोन नहर को पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर में बांटा गया है। नेक्स्ट है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार से कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है यह 56,780 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 56,780 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उत्तरी बिहार में शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार है जो तराई क्षेत्र कहलाता है और बिहार का उत्तरी मैदान जो है पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर के पूरब में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है। साथ ही याद रखेंगे कि उत्तरी गंगा के मैदान जो है बिहार के उत्तर में तराई तक फैले हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? इसमें देखते हैं, ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिहार में जो हो जाएगा विधान परिषद है। याद रखेंगे विधान परिषद को राज्य विधायिका का उच्च सदन भी बोलते हैं और भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है जिसमें शामिल है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। और विधान परिषद का जो सृजन है इसका अधिकार संसद को अनुच्छेद 169 के तहत दी गई है। याद रखेंगे अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के सृजन के अधिकार संसद के पास है। साथ ही याद रखेंगे कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो साहित्य, कला, सहकारिता और समाज सेवा क्षेत्रों में से चुने जाते हैं। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की 1/3 होती है। साथ ही याद रखेंगे कि बिहार में विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए क्रमशः सीटें हो जाएंगी। 243 जो है विधानसभा के लिए और विधान परिषद के लिए 75 सीटों की व्यवस्था की गई है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 6 राज्यों में सर्वप्रथम विधान परिषद बनाया गया था और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का पहला सौर पार्क कहाँ बना है? तो महाराष्ट्र का पहला सौर पार्क जो बना है यह सोलापुर जिले में बना है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा विकसित है और इस पार्क का नाम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज सौर ऊर्जा पार्क है और यह पार्क 4200 एकड़ में फैला हुआ है जो 1.2 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, लंपी वायरस के टीका किस देश ने बनाया है? तो लंपी वायरस का जो टीका बनाया गया है यह बनाया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम जो है बायोलंपी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसे गांठदार त्वचा रोग भी बोलते हैं और यह मवेशी की त्वचा में गांठें जो संक्रामक रोग होती है वो फैलाता है। लंपी वायरस जो है यह कैप्रीपॉक्स विरिडे परिवार का एक वायरस है। याद रखेंगे कि लंपी वायरस जो है यह कैप्रीपॉक्स विरिडे परिवार का एक सदस्य है। नेक्स्ट है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? जो अशोक की राजधानी थी यह पाटलिपुत्र थी। अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था और 269 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। याद रखेंगे कि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था यह 269 ईसा पूर्व में हुआ था और अर्थशास्त्र में राज्य को चक्र भी कहा जाता था। याद रखेंगे मौर्य वंश के अंतर्गत 5 चक्र का उल्लेख मिलता है और अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष का भी उल्लेख मिलता है।
अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, यानी 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। और अशोक ने अपने पुत्र राहुल और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे अपना पुरोहित माना जाता था? तो ये हो जाएंगे बृहस्पति। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें देवताओं का गुरु माना गया है और ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। याद रखेंगे ऋग्वेद में जो है टोटल 33 देवताओं का उल्लेख है। इंद्र को पूर्व वैदिक काल में सर्वोच्च देवता माना जाता था और इंद्र को पुरंदर, उसके बाद सोमपा, राथेट आदि नामों से भी जाना जाता है। और पूषण जो है, पूषण को शूद्रों का देवता माना गया है। साथ ही याद रखेंगे जो धौ है, धौ को आकाश का देवता, ऋग्वैदिक कालीन प्राचीनतम देवता है और इन्हें जो है स्वर्ग का देवता भी माना गया है। और युद्धों में विजय दिलाने वाला जो पराक्रमी देव है, इसे इंद्र को माना गया है। नेक्स्ट है रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो रन फॉर विकसित भारत मैराथन का जो आयोजन किया गया है यह दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम नाइट सफारी जो है पार्क, यह लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। याद रखेंगे कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क जो है लखनऊ में डेवलप किया जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत की प्रथम निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का जो उद्घाटन है यह बड़ोदरा गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन जो किया गया है यह नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य है किसानों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचना सेवाओं और सुविधा से लैस करके सशक्त बनाना है। साथ ही याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, इसको देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में नवंबर 2024 में घोषणा भी किया गया है। नेक्स्ट है ओडीआई क्रिकेट में दूसरा सबसे अधिक छक्का मारने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ओडीआई क्रिकेट में जो है दूसरा सबसे अधिक छक्का मारने वाला खिलाड़ी जो है यह रोहित शर्मा बन गए हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। रोहित शर्मा ने टोटल 338 छक्के लगाए हैं। याद रखेंगे। और ओडीआई क्रिकेट में शाहिद अफरीदी सबसे अधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर के नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो ये हो जाएगा अबुल हसन। जहांगीर ने नादिर उल जमा की जो पदवी है अबुल हसन को दी थी और अबुल हसन ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में चित्रकारी की चर्चा की है। साथ ही याद रखेंगे कि अकबर के दरबार में मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन जैसे चित्रकार रहते थे और जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे जिसे जहांगीर ने नादिर उल उसर की उपाधि दी थी। फारूक बेग के बीजापुर के शासक जो सुल्तान थे आदिल शाह का चित्र बनाया था और जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। याद रखेंगे जहांगीर का जो समय है इसे चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है और जहांगीर भी स्वयं एक चित्रकला का विशेषज्ञ था। नेक्स्ट है इसमें सूची दिया हुआ है, मिलान करना है। पहला सूची है और दूसरा सूची है। पहले सूची में जो है फ्रियोन जो है यह प्रशीता का काम करता है। उसके बाद एक आता है टेट्रा एथिल लेड, यह एंटी नॉक एजेंट होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा एक हो जाएगा। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है यह कीटनाशी होता है, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है यह अग्निशामक में यूज किया जाता है, तो इसका मिलान हो जाएगा। फ्रियोन जो होता है प्रशीतक होता है, टेट्रा एथिल लेड होता है एंटीनॉक, उसके बाद बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है कीटनाशी होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है यह अग्निशामक होता है। याद रखेंगे फ्रियोन जो है कार्बन क्लोरीन तथा फ्लोरीन को मिलाकर के बना यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र
हो जाएगा CCl2F2। याद रखेंगे, यह फ्रीऑन का फॉर्मूला है। और एक होता है TeL यानी टेट्रा एथिल लेड। इसका प्रयोग जो है गैसोलीन में इसकी ऑक्टेन रेटिंग सुधारने के लिए किया जाता है। और क्षोभ मंडल में पाया जाने वाला जो ओजोन है एक प्रदूषक है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, यह तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था उसके समय बंगाल के जो गवर्नर थे लॉर्ड हैरी वेरलेस्ट थे, और युद्ध में हैदर अली की जीत हुई जबकि अंग्रेजों की हार हुई थी। और जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उस समय वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था, और इस दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 में, इसमें कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। और युद्ध के बाद जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में, और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। साथ ही याद रखेंगे कि एक चौथा हुआ था एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, यह वेलेस्ली के समय में हुआ था, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या 4 मई 1799 ईस्वी को कर दिया गया था। और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था यह लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था, तो पहला जो हो जाएगा यह सही सुमेलित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि जो है यह वेलेस्ली के समय में लाया गया था, और सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो प्रथम राज्य है यह हैदराबाद हो जाएगा, जिसने 1798 में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। और साथ ही याद रखेंगे कि राज्य अपहरण जो है की नीति जो है यह डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और प्रथम राज्य सतारा है जिसे राज्य हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश राज में मिलाया गया था 1848 ईस्वी में। और डलहौजी के समय में ही शिक्षा में सुधार के लिए वुड डिस्पैच लाया था। वुड डिस्पैच जो है यह लाया गया था 1854 ईस्वी में। याद रखेंगे वुड डिस्पैच को 1854 में लाया गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। और वेलेस्ली ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। साथ ही याद रखेंगे कि दास प्रथा का जो समापन किया गया था 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा एक्ट 5 के द्वारा किया गया था, और सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में अवध का विलीनीकरण जो है 1856 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस दे दिया था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई है, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान यह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, और रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। साथ ही याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, और इन्होंने बंगाल के शांति निकेतन में 1921 को विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और रविंद्रनाथ का जो जन्म हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है (1929) में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता जो की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 1929 में नागपुर में जो 1929 के अधिवेशन में जो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी किया गया था। साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था, और आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर के कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता यानी कुशलता के लिए जाना जाता है? तो यह हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
राजा राम मोहन राय, यानी ये सभी जो हो जाएंगे संस्कृत भाषा के कुशलता के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखें कि दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो तथा भारत भारतीयों के लिए जैसा नारा दिया था। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ भी किया था। और साथ ही याद रखेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया था। और आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। वहीं ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा ही यह 1828 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन राय जो है बंगाली, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के ज्ञान रखते थे। साथ ही याद रखेंगे कि ज्योतिबा फूले ने 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनकी संस्कृत भाषा में प्रखंड विद्वान थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो हिंदुस्तान का तोता जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो जो है, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। और अमीर खुसरो ने अपने रचनाओं में स्वयं को तूतीय हिंद कहा है। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तारीख उल हिंद पुस्तक की रचना जो है अल बरूनी के द्वारा की गई है। याद रखेंगे तारीख उल हिंद पुस्तक की जो रचना है अल बरूनी के द्वारा की गई है और यह पुस्तक जो है किताबुल हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही याद रखेंगे 1333 में मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किताबुल हिंद की रचना की थी। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा गुजराती में लिखी गई थी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है यह महात्मा गांधी के द्वारा 1909 ईस्वी में लिखा गया था, गुजराती में लिखा गया था, जिसमें एस किल्डोलन कैसल नामक पानी के जहाज पर अपनी लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जो है 13 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर 1909 के दौरान लिखी गई थी। और महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रारंभ मुंबई से किया था। महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका से इंडिया ओपिनियन अखबार का प्रारंभ किया था। और महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी अफ्रीका से लौट करके भारत 9 जनवरी 1915 में आए थे और इस तिथि को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना जो है 1910 ईस्वी में की थी। और भारत में महात्मा गांधी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। वहीं 1920 में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और महात्मा गांधी ने भारत को गांवों का देश कहा था, जहां भारत की आत्मा जो है गांवों में निवास करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो यह किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय और चीन देश को छोड़ करके। साथ ही याद रखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना था। और 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा की भी स्थापना की थी। वहीं 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है सचिंद्रनाथ सान्याल या इंडियन स्ट्रगल, गलत हो जाएगा। अगला है भगत सिंह जो है
एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, यह मिलान जो हो जाएगा सही हो जाएगा। मैं अनिश्वरवाद या नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह की ही पुस्तक है। और द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, यह भी भगत सिंह की ही पुस्तक है। साथ ही याद रखेंगे सचिंद्रनाथ सन्याल जो हैं, इन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। याद रखेंगे सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। और सचिंद्रनाथ सन्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक भी लिखी थी। और 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी इत्यादि ने मिल करके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की थी। और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद एवं साम्राज्यवाद का नाश हो जैसा नारा दिया था। साथ ही याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक भी लिखी गई थी। नेक्स्ट है 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किया गया था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में पुनः एकता स्थापित हो गई थी और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे यह डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 1887 के अध्यक्ष भी रहे थे। साथ ही याद रखेंगे कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे यह जॉर्ज यूले थे, जो 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी यह 1917 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बनी थी, यानी एनी बेसेंट थी यह। उसके बाद है कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएगी, तो यह हो जाएगी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस अधिवेशन कानपुर की अध्यक्षता की थी। साथ ही याद रखेंगे कि सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी 1947 से लेकर के 1949 तक। और 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और याद रखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही क्रम अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्थान है इसका सबसे पहले निर्माण हुआ था 1949 में हुआ था। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का हुआ था 1960 में हुआ था। और जो हरियाणा है, हरियाणा का किया गया था 1966 में किया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है यह गोवा है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर है और सबसे छोटा जो हो जाएगा यह लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित कथनों में कौन सही नहीं है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्तिकर्ता था। तो यह ऑप्शन हो जाएगा सही नहीं है, यानी यह गलत ऑप्शन, हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भारत जो है विनिर्मित माल का आपूर्तिकर्ता न होकर के कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता था। और धन निकासी का जो सिद्धांत है यह भी याद रखेंगे कि धन निकासी का सिद्धांत यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको 1901 में प्रकाशित भी किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत का जो प्राचीनतम उद्योग है यह सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो भूदान आंदोलन का सबसे पहली बार प्रारंभ जो हुआ था यह आंध्र प्रदेश में हुआ था। 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जो गांव था, जो अभी तेलंगाना में है, वहां से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था। और विनोबा भावे को अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए विनोबा भावे जो थे ये गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे कि ग्राम दान आंदोलन जो है यह भी विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन उड़ीसा से किया गया था। नेक्स्ट है विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व दलहन दिवस है यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा 10 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि विश्व दलहन दिवस 2025 का जो थीम था वह था पल्सेज ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। याद रखेंगे 2025 का थीम हो जाएगा विश्व दलहन दिवस का पल्सेज ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। और 24 जनवरी जो है
24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। याद रखेंगे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। वहीं 1 मार्च जो है, 1 मार्च को हम लोग विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। वहीं जो 27 जनवरी है, तो 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय जो होता है, होलोकास्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग यह वाल्टर जी रोसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो है वाल्टर जी रोजन ने 1985 में सबसे पहले किया था। और साथ ही याद रखेंगे कि विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है यह 22 मई को मनाते हैं। वहीं विश्व जल दिवस जो होता है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। और कार्टाजेना जो 29 जनवरी 2000 का जो संबंध है यह जैव विविधता से है, जिसे 11 सितंबर 2003 को अपनाया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा के निकट जैव विविधता सबसे अधिक जो होती है, जबकि ध्रुव के निकट सबसे कम होती है। और भारत में जैव विविधता के संबंधित हॉट स्पॉट की जो संख्या है यह 4 है, जिसमें शामिल है पश्चिमी घाट, फिर उसके बाद हिमाचल, उसके बाद इंडो बर्मा क्षेत्र, उसके बाद सुंडालैंड। और भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो हो जाएगा इसे 1986 में निर्मित नीलगिरी हो जाएगा। और वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें जो 12 जो है यूनेस्को के MAB में शामिल भी किया गया है। नेक्स्ट है मथुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मथुआ धर्म मेला का जो आयोजन किया जाता है यह पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह मेला जो है प्रतिवर्ष संत हरिश्चंद्र ठाकुर की याद में मनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि झारखंड के पलामू में आदिवासी महाकुंभ मेला मनाया जाता है। और जनजातियों का भारत में सबसे बड़ा जो मेला है मेदाराम जतारा तेलंगाना वारंगल जिले में मनाया जाता है। वहीं सिक्किम में लिम्बू समुदाय द्वारा जोरेथांग में माघी मेला मनाया जाता है। और सिक्किम के भूटिया जनजाति के द्वारा लोसुंग महोत्सव मनाते हैं, याद रखेंगे। वहीं अरुणाचल के जो गालो जनजाति है इसके द्वारा मोपिन नामक कृषि त्यौहार मनाते हैं। और मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। वहीं राजस्थान की जो मीना जनजाति है, तो राजस्थान की मीना जनजाति के द्वारा चंद्रभागा मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में चल रही है? तो ऑपरेशन डेविल हंट जो है यह बांग्लादेश में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है देश में कानून और व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है। और अगस्त 2024 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को त्याग पत्र देने के लिए विवश किया गया था। और वहां अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है निरंतर हमें केंद्र की ओर खींचते रहता है, जिसके कारण हम लोग इसे अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी एक समान गति से घूमती है और यह पृथ्वी के घूमने की स्थिर गति है, इसलिए महसूस भी नहीं होती है। साथ ही याद रखेंगे पृथ्वी के जो घूर्णन गति है यानी अपने अक्ष पे घूमने के कारण जो होते हैं दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है इसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। साथ ही याद रखेंगे कि पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा खींची गई ये अक्षांश की जो कुल संख्या होती है 181 होती है, लेकिन अक्षांश रेखा जो है 179 ही है। यदि दोनों ध्रुवों को रेखा माना जाता है तो यह 181 होता है। और पृथ्वी पर काल्पनिक खींची गई देशांतर रेखाओं की जो संख्या है यह 360 है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की जो रीडिंग होगी या रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है लोलक की लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। और सरल लोलक का जो आवर्तकाल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक मकान में दो बल्बों में एक दूसरे से अधिक चमकदार रोशनी है। दो बल्बों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध को प्रदर्शित करता है? यह हो जाएगा
मंद रोशनी वाले बल्ब में हो जाएगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और किसी तार का जो प्रतिरोध होता है उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विद्युत क्रमानुपाती होता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है। और घरेलू परिपथ जो होता है, घरेलू सर्किट, उसमें हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है जेट होता है। जेट यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? तो इसकी निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है कि नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। उसके बाद नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी रूपी हवाएं नहीं होती है। तो दोनों जो हो जाएगा इसका कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल को वायुयान की दृष्टि से आदर्श मंडल माना जाता है, यानी समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निकट का जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। साथ ही याद रखेंगे कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है यह भी क्षोभ मंडल में ही होती है। और समताप मंडल में लगभग 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला होता है, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। साथ ही याद रखेंगे कि ओजोन लेयर की जो मोटाई होता है उसको मापने के लिए हम लोग डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? तो ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होने का कारण है क्योंकि इसकी जो तरंगी होती है, तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई होती है यह सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, अतः लाल रंग जो होता है सबसे कम प्रकीर्णित होता है और यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। और खतरे का सिग्नल जो होता है लाल रंग का बनाए रखे जाने का प्रमुख कारण है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है तथा यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। नेक्स्ट है किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रक इकाई के द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे किसी वस्तु को देखने के लिए जो है दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है और दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है यह 400 नैनोमीटर से 880 नैनोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट है निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला है भरी हुई गाड़ी जो होता है को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, यानी एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद जो है घर्षण कम हो जाता है। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। और यह कथन जो है न्यूटन के प्रथम नियम है। न्यूटन का जो पहला नियम है यह जड़त्व का नियम भी कहलाता है और घर्षण बल हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो वह केंद्रभिमुखी बल के कारण करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार कक्षा में घूमती है और गोलाकार कक्षा में घूमते किसी वस्तु पर अभिकेंद्रीय एवं अपकेंद्रीय दोनों प्रकार के बल लगते हैं। यदि अभिकेंद्रीय लगेगा यानी केंद्र की ओर बल और अपकेंद्रीय लगता है या केंद्र से दूर की ओर लगता है तो बराबर हो जाए दोनों अगर, तो वस्तु वृत्तीय कक्षा में लगातार घूमती रहती है। साथ ही याद रखेंगे कि दूध से जो क्रीम अलग होता है यह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। कपड़े धोने वाले मशीन का जो सिद्धांत है यह भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। वहीं दूध से क्रीम का अलग होना अपकेंद्रीय मशीन की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट है एक वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी वह अनंत हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परिवर्तित होकर के एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस तरह यह क्रम लगा रहता है। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है
सोनार में हम उपयोग करते हैं? तो सोनार में जो हम है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि पराश्रव्य तरंग कहलाती है। सोनार का जो उपयोग है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है और सोनार या रडार के कार्य करने का जो सिद्धांत है यह चमगादड़ के उड़ते समय पराश्रव्य तरंगे निकलते रहने के ही समान होता है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो डॉल्फिन होती है यह अपश्रव्य तरंग को सुन सकती है। और भूकंप के समय निकलने वाला तरंग होता है यह भी अपश्रव्य तरंग होता है। वहीं ध्वनि जो होती है ध्वनि तरंग यह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव हो जाएंगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूर संचार में सूक्ष्म तरंग तथा रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। आयन मंडल है जो दूर संचार के लिए प्रयुक्त मंडल भी है और आयन मंडल के द्वारा ही हम संचार का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि रिमोट में इंफ्रारेड का उपयोग होता है और पृथ्वी से निकलने वाली जो उष्मा होती है, उष्मा ऊर्जा होती है, यह अवरक्त विकिरण के रूप में वायुमंडल में जाती है। और परावैंगनिक किरणों का जो उपयोग यह जाली दस्तावेजों की जांच करने में किया जाता है। वहीं गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है और आयनन क्षमता जो होती है इसकी सबसे कम होती है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा EFTA क्या है? तो EFTA जो है एक व्यापारिक संगठन है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके सदस्य देश हैं इसमें भारत, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंगटेस्टीन है। इसका पूरा अर्थ होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। याद रखेंगे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन होता है और इसे अंतरिम बाजार भी कहा जाता है। EFTA की जो स्थापना की गई थी यह जनवरी 1960 में की गई थी। याद रखेंगे जनवरी 1960 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल होने का कारण है। तो सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय जो है सूर्य के लाल होने का जो कारण होता है यह होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय से लगभग 2 मिनट तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद सूर्य का लाल दिखाई देना अपवर्तन का कारण होता है। जब सूर्य उगता है या डूबता है तो उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में वायुमंडल के धूल आदि कणों से होकर के अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनका इन कणों से प्रकीर्णन हो जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि प्रकीर्णन के लिए वायुमंडल का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वह उत्क्रम परासन कहलाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए उनमें क्लोरीन की गोली का प्रयोग किया जाता है और पानी के अंदर की अशुद्धियों को चारकोल की सहायता से अवशोषित करके साफ किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी का जो घनत्व होता है अधिक होता है जबकि आयतन जो होता है न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी एक मानव त्रासदी थी, इसमें कौन सा रसायन का रिसाव हुआ था? तो इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था यह 2 से 3 दिसंबर को 1984 में अमेरिकन कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसके प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था। साथ ही याद रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। जो मस्टर्ड गैस लिखा हुआ है इसमें ऑप्शन बी में, इसका प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था और मस्टर्ड गैस को सल्फर मस्टर्ड भी कहा जाता है। मस्टर्ड गैस से प्राप्त रसायन का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। और 1967 में अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार भी किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा में जो प्रयोग किया जाता है यह सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा में बादल के जलवाष्प को संघनित कर वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव आसमान में किया जाता है और यह प्रक्रिया में मेघ विजन कहलाती है। और यदि वर्षा के जल का जो pH मान होता है यह 5.6 से कम हो जाता है तो इस प्रकार की वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, याद रखेंगे। और मेघ विजन या क्लाउड सीडिंग जो होता है इसका प्रथम प्रदर्शन जो किया गया था 1947 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था। क्लाउड सीडिंग जो होता है यह मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जाती है। नेक्स्ट है
वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त जो किया जाता है यह हाइड्रोजन किया जाता है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि यह प्रक्रिया जो है यह हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर जो उभारण होता है करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। तो उसके लिए फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट पाउडर एक पिगमेंट होता है जो दिन के उजाले में रंगीन कलर में दिखाई देता है और इसमें रेजिन या पॉलीमर मिला करके बनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे चारकोल जो होता है एक कार्बन आधारित पदार्थ होता है। याद रखेंगे जो चारकोल होता है एक कार्बन आधारित पदार्थ होता है और चारकोल एक ज्वलनशील पदार्थ भी होता है। और एक होता है स्वर्ण पाउडर या स्वर्ण धूल, यह एक एंटी फंगल दवा होता है। याद रखेंगे स्वर्ण धूल जो है एंटी फंगल दवा होता है और यह फंगल के वृद्धि को रोकता है और उसे मारता भी है। नेक्स्ट है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी के मुख्य अवयव है। तो एलपीजी के मुख्य अवयव हो जाएंगे इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मुख्य रूप से ब्यूटेन उसमें ज्यादा पाया जाता है और इसका मुख्य अवयव नॉर्मल आइसोब्यूटेन होता है जो तेजी से जलकर उष्मा प्रदान करता है। वहीं दाब बढ़ने पर नॉर्मल आइसोब्यूटेन आसानी से द्रवीभूत भी हो जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि एलपीजी में गंध की प्राप्ति के लिए एथिल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है और प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप जो होता है मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो डीपीटी का जो टीका दिया जाता है यह डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टीटनेस से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। डिप्थीरिया जो है एक गंभीर जीवाणु संक्रामक बीमारी है जो नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। वहीं टेटनस के कारण जो है आमतौर पर पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्दनाक जकड़न होती है और जो कुकुर खांसी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पर्टूसिस, इसके कारण गंभीर खांसी होती है। डिप्थीरिया और पर्टूटिस जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, लेकिन जो टेटनस होता है यह नहीं फैलता है। साथ ही याद रखेंगे कि टेटनस बैक्टीरिया से दूषित घाव में जाने से होता है। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है। यह रिसोर्सेज होना चाहिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है। तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह भारत में पादप अनुवांशिक संसाधन के प्रबंधन के लिए एक नोडल संगठन है और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है आईसीएआर इसके नियंत्रण में कार्य करता है। साथ ही याद रखेंगे जो आईसीएआर है इसका स्थापना 16 जुलाई 1929 को किया गया था। याद रखेंगे आईसीएआर का स्थापना 16 जुलाई 1929 को किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की जो स्थापना है 1976 में नई दिल्ली में किया गया था, जिसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। नेक्स्ट है शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग है जिसको आप बोलते हैं आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है। तो आर्थराइटिस जो होता है ये यूरिक एसिड के जमाव से कारण होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूरिक एसिड जो होता है एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है और यूरिक एसिड के बढ़ने से पेशाब में जलन, दर्द और किडनी की पथरी की समस्या बन जाती है। यूरिक एसिड के कारण थकान भी महसूस होता है और साथ ही याद रखेंगे कि यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च होता है यह संविधान होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है भारत का सर्वोच्च कानून है और संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है अनुच्छेद 124 से 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट है
सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू हुआ था और अब वहां भी लागू है। इस अधिनियम के तहत किसी भी नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद जानकारी हासिल करने का अधिकार है। और 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार यानी आरटीआई को लागू भी किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग के जो अध्यक्ष हैं हीरालाल समरिया मुख्य आयुक्त है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो सबसे पहले जो है सरोजिनी नायडू है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में एक पक्षी की संज्ञा भी दी थी। नेक्स्ट है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन जो है भारत में 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 1919 के प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम आया था जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता और औपचारिक रूप से बीज रोपण कर दिया था। भारत शासन अधिनियम जो है 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। और इस अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन की शुरुआत भी हो गई थी। नेक्स्ट है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो यह जो होती है संसद के पास होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है इसके तहत नए राज्यों की स्थापना या किसी भी क्षेत्र को शामिल करने का अधिकार संसद के पास होता है। और संसद जो है राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में बदलाव भी कर सकती है। साथ ही याद रखेंगे कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों का उल्लेख भी किया गया है। और संसद में नए राज्यों के निर्माण के लिए पेश किए गए विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 168 यह राज्य विधानमंडल का प्रावधान भी करता है। नेक्स्ट है संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो यह लिया जाता है 2 और 1 के अनुपात में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संसद समितियां की 2 प्रकार होती है, एक होती है अस्थायी समिति और एक होती है तदर्थ समिति। अस्थायी समिति अस्थायी प्रकृति की होती है जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है और इसका गठन जो है प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। और तदर्थ समितियों की प्रकृति जो होती है यह अस्थायी होती है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त कर सकता है या गलत है। अगला है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र नेता होता है, यह भी गलत है। उसके बाद है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, यह ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री जो है यह कैबिनेट की अध्यक्षता भी करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी वह अब धीरे धीरे चलेगा, यह क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जिनसे किसी भी क्रिया की विशेषता का पता चलता है। क्रिया विशेषणों का इस्तेमाल क्रियाओं, विशेषणों एवं अन्य क्रिया विशेषण और वाक्यों को संशोधित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? तो यह जो है 50 सदस्य मिलकर के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को ला सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है और ऐसा करने के लिए उन्हें लोकसभा अध्यक्ष को लिखित में अपने अविश्वास के कारण बताने होते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि
नोटिस मंजूर होने के सामान्यतः 10 दिनों के अंदर अंदर सदन में इस पर बहस करने और मत विभाजन करने का प्रावधान भी होता है। और प्रथम बार जो है अविश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में JB कृपलानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध लाया था। नेक्स्ट है मना मित्र नाम से व्हाट्सएप पहल है। तो मना मित्र नाम से व्हाट्सएप पहल जो है यह पहला आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य 161 सरकारी सेवाओं को जनता के करीब लाना है और मेटा के सहयोग से यह विकसित किया गया है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की जो पेंशन दी जाती है यह भारत के संचित निधि से दी जाती है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते को राज्यों के संचित निधि पर आरोपित किया जाता है, जबकि उनकी पेंशन जो होती है भारत के संचित निधि से आरोपित होती है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में जो है टोटल 25 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है। वहीं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत है ही चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का भी उच्च न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। और साथ ही याद रखेंगे कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वह 62 वर्ष होती है, याद रखेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वह 65 वर्ष होती है। और साथ ही याद रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 348 का जो क्लॉज 1 है उसमें उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में कोई भी कार्रवाई जो है अंग्रेजी भाषा में होगी, यह दिया हुआ है। संसद चाहे तो विधि बना करके इस नियम में बदलाव भी कर सकती है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सह कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है और संसद का काम हिंदी और अंग्रेजी में किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा ऐसा बताया गया है और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित उत्पादों में से सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता है। तो यह होता है दालों का। दाल का भारत से अन्य किसी देश को भी निर्यात नहीं होता है। दाल जो होती है यह खरीफ फसल होती है और भारत दाल के सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। मध्य प्रदेश जो है दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। साथ ही याद रखेंगे कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है इसमें सूची दिया हुआ है जो मिलान करना है। पहला है जल कुंडों का नाम दिया हुआ है, उसके बाद उसका अवस्थिति और जिलों का नाम दिया हुआ है। जो सूरज कुंड है सूरज कुंड हजारीबाग में है, याद रखेंगे सूरज कुंड जो है हजारीबाग में है। उसके बाद है तेतुलिया, तेतुलिया जो है यह धनबाद में है। उसके बाद ताता पानी जो है यह लातेहार में है और दुआरी जो है यह चतरा में है। यह सभी जो है झारखंड के जिले हैं और झारखंड के जल कुंड है। तो सूरज कुंड हजारीबाग में है, तेतुलिया धनबाद में है, ताता पानी लातेहार में है और दुआरी जो है यह चतरा में है। सूर्य कुंड जो है यह गर्म पानी के झरना है जो हजारीबाग में है। उसके बाद तेतुलिया जो है यह भी गर्म जल कुंड है और दुआरी गर्म जल कुंड है जो झारखंड में स्थित है। वहीं बिहार में राजगीर, मुंगेर, गया आदि स्थानों पर गर्म पानी का झरना है। नेक्स्ट है किशनगंगा एक सहायक नदी है। तो किशनगंगा जो है यह झेलम नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान में किशनगंगा नदी को नीलम नदी कहा जाता है और किशनगंगा नदी घाटी परियोजना जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और चिनाब नदी के पानी का जो बंटवारा है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है
जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? जो जारवा जनजाति के लोग हैं यह अंडमान निकोबार के निवासी हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जारवा एक स्वदेशी जनजाति है जो अंडमान द्वीप समूह में रहती है और उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत भी किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रहने वाली प्रमुख जनजातियां अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनलीज और निकोबारी तथा सोम्पेन है। सोम्पेन जनजाति जो है इसने पहली बार 18वीं लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। और साथ ही याद रखेंगे जारवा जनजाति के लोगों का निवास स्थल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और हाल ही में सरकार ने इन्हें आवासीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विश्व में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य दिया हुआ है? पहला है उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, यह गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद है 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन जो है पेरिस में हो गया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दलीप सिंह जो है महाराजा रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र और पंजाब के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1843 में पंजाब का महाराजा घोषित किया गया था और 1853 में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था और 1854 में ब्रिटेन में बस गए थे। साथ ही याद रखेंगे कि 1849 में महाराजा दलीप सिंह को प्रति वर्ष 40,000 जो पाउंड होता है कि पेंशन के बदले संप्रभुता का दावा छोड़ने के लिए मजबूर भी किया गया था। और 1893 में 55 साल की उम्र में दलीप सिंह का पेरिस में निधन हो गया तथा इन्हें इंग्लैंड में दफनाया गया था। नेक्स्ट है जैवमंडल दिया हुआ है, फिर इसके बाद अवस्थिति दी हुई है। जो कंचनजंगा जैवमंडल है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गलत चूज करना है इसमें। जो कंचनजंगा है यह सिक्किम में है, यह सही दिया हुआ है। और मानस जो है यह असम में है। यहाँ पे मेघालय दिया हुआ है, यह गलत हो जाएगा, इसके जगह पे असम हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। अगस्त्य मलाई जो है यह केरल में है और नंदा देवी पर्वत जो है यह उत्तराखंड में है। साथ ही याद रखेंगे कंचनजंगा जो है हिमालय की एक चोटी है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा की जो लंबाई है कंचनजंगा की लंबाई 8586 मीटर है, याद रखेंगे। और यह सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है। कंचनजंगा ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल भी है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में 2016 में शामिल भी किया है। साथ ही याद रखेंगे कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में है और यह भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों में से एक नंदा देवी के आसपास बना हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। तो राजस्थान का लगभग एकाधिकार जो है यह जस्ता में है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जस्ता का लगभग 95% भंडार है और यह भारत में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। भारत में अभ्रक भंडार का 95% जो है यह झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। और भारत में तांबे का सबसे ज्यादा भंडार मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में मालंज खंड खदान में देश का 52% तांबे का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो पीएम ई ड्राइव योजना के लिए जो है 10,900 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह केंद्र सरकार की योजना है और इसका उद्देश्य जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? तो इसमें जो है अजरबैजान यह भू आबद्ध देश नहीं होगा। बाकी जो है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान यह जो है लैंड लॉक कंट्री है। और अजरबैजान जो है यूरेशिया के काकेकस के पूर्व भाग में एक गणराज्य है। अजरबैजान एक भूतपूर्व सोवियत गणराज्य राष्ट्र है और कैस्पियन सागर और काकेकस पर्वत से घिरा हुआ है जो एशिया और यूरोप में फैले हुए हैं। अजरबैजान की जो राजधानी है यह बाकू है, याद रखेंगे। अजरबैजान की जो राजधानी है यह बाकू में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? यह हो जाएगा यूरोप। यूरोप एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का सर्वाधिक प्रतिशत है। यूरोप को अक्सर जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है
और प्रायद्वीप जो होते हैं 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं और जमीन का एक टुकड़ा होता है। यह जो है पूर्व में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत और काला सागर द्वारा एशिया से अलग होता है। और यूरोप जो है यूरोप महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न भारतीय राज्यों में कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा जो उत्पादक हो जाएगा यह कर्नाटक हो जाएगा। रेशम उत्पादन के मामले में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम जो है शीर्ष 3 राज्य है। और भारत में शहतूत रेशम का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक है और इसमें दूसरा स्थान जो है असम का है। पोचमपल्ली जो है यह रेशम उद्योग का घर कहा जाता है और रेशम का जो जन्म हुआ था यह चीन में हुआ था। 2021 में यूएन ने पोचमपल्ली को विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में चुना है और भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। नेक्स्ट है कुलपति को कौन राज्य अब कुलगुरु बनाएगा? तो हो जाएगा राजस्थान। याद रखेंगे राजस्थान सरकार अब कुलपति को कुलगुरु बनाएगा। विश्वविद्यालय में कुलपति के स्थान पर राजस्थान सरकार ने भारतीय परंपरा के अनुकूल गुरु नाम रखने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देश में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी और यह पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। ऑप्शन जो है हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को किया था। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 17 नवंबर 1960 को स्थापित हुआ था और इससे पहले उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। और यह विश्वविद्यालय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में है। और साथ ही याद रखेंगे पंतनगर जो है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का जन्मभूमि भी माना जाता है। नेक्स्ट है संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो संकर धान की जो खेती है सर्वाधिक चीन में लोकप्रिय है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संकर धान जो है सामान्य किस्म की तुलना में 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अधिक उपज देती है। साथ ही याद रखेंगे कि चीन का जो जन्मभूमि है यह चीन को चावल का जन्मभूमि चीन को माना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है जयपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा और यह कृषि मंत्रालय के तहत आता है। इसका जो स्थापना किया गया था 8 अगस्त 1988 को किया गया था। याद रखेंगे 8 अगस्त 1988 को राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का स्थापना किया गया था। इसका जो पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को समर्पित है। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है इसका स्थापना 1952 में लखनऊ में केंद्रीय गन्ना समिति की रिपोर्ट पर किया गया था और गन्ना का जन्मभूमि भारत को माना जाता है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में गुलबीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? यह हो जाएगा इंडोर 3000 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गुलबीर सिंह ने बोस्टन में डेविड हेमरी आमंत्रण मीट में पुरुषों की इंडोर 3000 मीटर में 7 मिनट 38.26 सेकेंड का समय लेकर के नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का परिभाषी शब्द नहीं है? तो इसमें जो है दंत यह हाथ शब्द का परिभाषी शब्द नहीं होगा। बाकी जो है कर, बाहु और पानी यह जो है हाथ शब्द का परिभाषी शब्द है। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है धर्म गार्जियन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है धर्म गार्जियन इसका 6ठा संस्करण 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के माउंट फूजी में हुआ था। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका नाम है सम्प्टिवस। तो इसका हो जाएगा लेविस। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
समटिवस का मतलब होता है रिच एंड सुपीरियर इन क्वालिटी या सजेस्टिव या ग्रेट एक्सपेंस होता है। तो इसका जो है साइनोनिम हो जाएगा हमारा लेविश हो जाएगा, याद रखेंगे। लेविश का मतलब लग्जूरियस होता है, उसके बाद इलेबोरेटेड मतलब शानदार होता है। नेक्स्ट है अगला है किस देश का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 70 अरब डॉलर 2024 में रहा और भारत में अपना निवेश बढ़ाने का सहमति दिया है। तो यह दिया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं, रूस, जापान, यूएई और अमेरिका। तो यह रूस के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8-9 जुलाई 2024 को रूसी संघ का आधिकारिक दौरा किया था और वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा गया है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत सरकार जो है रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल खरीदता है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ हुआ है। तो यह किया गया था सऊदी अरबिया में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है। तो यह रही है सर्विसेज टीम ने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और सर्विसेज टीम को राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी भी दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी के गोलापारा स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में संपन्न हुआ था और महाराष्ट्र और हरियाणा जो है क्रमशः 54 स्वर्ण और 48 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं 38वां राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर रहा है यह मौली एक पक्षी रहा है और इसका जो टैगलाइन रहा है यह शिखर संकल्प से शिखर तक है, याद रखेंगे। और इस खेल का जो थीम है हरित खेल है। वहीं बिहार का 38वां राष्ट्रीय खेल में 29वां स्थान है जिसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट बना रहे हैं। तो यह बनाया जा रहा है चीन के द्वारा, याद रखेंगे। चीन जो है घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख चुना है। तो नासा प्रमुख जो चुना गया है यह चुना गया है जरेड इसाक मैन को, ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क के सहयोगी भी हैं और भुगतान कंपनी शिफ्ट फॉर पेमेंट्स के सीईओ इसाक मैन ने अपने पोलारिस कार्यक्रम के द्वारा आयोजित मिशन में 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा भी की है। नासा का जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। साथ ही याद रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि नासा की जो स्थापना हुई थी तो नासा की स्थापना यह 29 जुलाई को किया गया था, 29 जुलाई 1958 को किया गया था और 1958 में ही डीआरडीओ का भी स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो सैन्य अभ्यास जो होता है हरिमौ शक्ति यह भारत और मलेशिया के बीच में होता है, ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरिमौ सैन्य अभ्यास 2 से 15 दिसंबर 2024 को मलेशिया बेंटोक कैंप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी आयोजन को चिन्हित करता है। तो यह हो जाएगा प्रयागराज में महाकुंभ, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ ने दुनिया का पहला ऐसा आयोजन बनकर इतिहास रच दिया है जिसमें 66 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है और यह आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक 45 दिनों तक पूर्ण महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है
2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में 180 देशों में भारत का जो स्थान रहा है यह 96वां रहा है और भारत 38 स्कोर के साथ 96वें स्थान पर रहा है, याद रखेंगे। और इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर जो है डेनमार्क है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो मणिपुर में जो है 13 फरवरी 2025 को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और मणिपुर में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच जातीय संघर्ष का मूल कारण आरक्षण को लेकर है। मणिपुर देश में सबसे अधिक बार 11वां राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। साथ ही याद रखेंगे, इसके साथ ही भारत में अब तक 134 बार, याद रखेंगे, अब तक भारत में जो है 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 20 जून 1951 को पंजाब के भार्गव सरकार के विरुद्ध लगाया गया था।